नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर डिस्कस करूंगा जो हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से एक चर्चा का विषय बना हुआ है और उस विषय का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो भी सिविल मैटर है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी सक्सेशन से रिलेटेड हो, इन सब में सभी धर्मों के लिए समान कानून आ जाए, इसकी बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज मैं आपको ये विषय राजनीति के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि एक पॉलिसी, एक कानून और एक निष्पक्ष नज़रिए से बताऊंगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हमारे देश में फ़ायदे लाएगा और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं और क्या इसका आना संभव भी है या नहीं। तो हम चर्चा करते हैं एक एक करके सभी पर्सनल लॉज के प्रोविज़न पर, क्योंकि पर्सनल लॉ को समझना ही ज़रूरी है और उसी से पता चलता है कि किस तरह के प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी हैं और क्या अच्छे प्रैक्टिसेस भी हैं उनमें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुस्लिम पर्सनल लॉ की, एक एनालिसिस दूंगा मैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 और दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये दो इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो मुसलमानों के पर्सनल लॉ के सिस्टम को चलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा है पॉलीगैमी का। पॉलीगैमी को कुरान के हिसाब से और मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से परमिसिबल बताया गया है, जो कि कुरान में सूरा अन्निसा सूरा 4 आयत 3 में क्लियरली कहता है और कुछ कंडीशन डालता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा औरतों से शादी करनी है तो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सभी औरतों को इक्वली और रिस्पेक्टफुली मेंटेन कर सकते हो, चाहे वो सोशल ग्राउंड्स पे हो, चाहे इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे हो। लेकिन आज बहुत सारे समाज के अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का दावा है कि पॉलीगैमी के प्रोविज़न को बहुत गलत तरीके से समझा गया है और मिसयूज़ किया गया है और काफ़ी मुस्लिम मर्दों ने मुस्लिम औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। लेकिन इसमें समझने की और एक बात है, जो NFHS 5 2019 इसका पॉलीगैमी से रिलेटेड सर्वे हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पॉलीगैमी को तो मुसलमानों से ज़्यादा आदिवासियों में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड के UCC में पॉलीगैमी का प्रोविज़न बैन किया गया था, लेकिन उसमें ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया गया था। तो इस पर एक ये थोड़ा सा संदेह आता है, इस पर एक थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या ये पॉलीगैमी का प्रोविज़न है, ये स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, पॉलीगैमी के प्रोविज़न को हटाया जा रहा है एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। ये कहीं ना कहीं एक संदेह लाता है जब हम उत्तराखंड के UCC को समझते हैं। फिर और एक बात है, अभी रिसेंटली हमारी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाई है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ले डाउन किया गया है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस की, जो वक्फ अलल औलाद, जो मुसलमानों के पर्सनल लॉ का सिस्टम है, जो वक्फ क्रिएट करने का सिस्टम है, तो अगर आपको वक्फ अलल औलाद करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली हायर्स या अपने परिवार के बच्चों के लिए, तो आप उसमें इक्वल शेयर देंगे, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। ये एक अच्छी चीज़ है, ये बदलाव लाया गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब वक्फ अलल औलाद के तहत किसी को भी अपनी संपत्ति दे सकते थे, चाहे पुत्र हो चाहे आपकी बेटी हो। लेकिन अभी इसमें कंडीशन लाया गया है कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये एक अच्छा प्रोविज़न है। लेकिन हमारे देश में
जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 30 कहता है कि एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी विल से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो बेसिक सवाल यही आता है, और यही दोनों प्रोविजंस उत्तराखंड की यूसीसी में भी कंटिन्यूड है। तो मेरा बेसिक सवाल यही आता है कि आप एक कम्युनिटी को सेक्शन 30 के तहत बोलते हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी विल के हिसाब से डिस्पोज कर दो, और दूसरी कम्युनिटी को बोलते हो कि आप इक्वली डिस्पोज करो। तो इसमें बेसिक सवाल यही आता है कि फिर इसमें इक्वालिटी कहाँ गई, यूनिफॉर्मिटी कहाँ गई। तो जब हमारी सरकार एक तरफ बात करती है इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी की, और दूसरी तरफ ये एक कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्रिएट होता है। फिर ये तलाक के बारे में, जो कि अगेन काफ़ी समय से डिस्प्यूटेड मुद्दा है, और ये तलाक के बारे में बहुत समय से बात की गई है। तो मैं बताना चाहूँगा, मुस्लिम पर्सनल लॉज में तलाक देने के अलग अलग प्रक्रिया होते हैं, डिवोर्स देने के बेसिकली। तो पहले तलाक है, इसमें मर्दों का एब्सोल्यूट राइट होता है तलाक देने का। फिर जो खुला, मुबारक और तफबीस और खैर है, ये अलग अलग प्रोविजंस ऑफ डिवोर्स हैं। तो खुला में एक औरत इनिशिएट कर सकती है तलाक, बट बिना परमिशन के, बिना हस्बैंड के परमिशन के तलाक का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। फिर मुबारक भी इनिशिएट किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। सिमिलरली तफबीस भी किसी के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है, बट वो कंप्लीशन का जो प्रोसेस है वो बिना हस्बैंड के कंसेंट के नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जो तलाक के पर्सनल लॉ के प्रोविजन है उसमें वुमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, और ये मर्दों के परमिशन के बिना पूरी तरह से तलाक नहीं लिया जा सकता आज के डेट में भी पर्सनल लॉज के तहत। फिर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली तलाक की। तो इसमें तलाक में भी अलग अलग तलाक होते हैं। जो तलाक सुन्नत है, इसे कुरान में लिखा गया है, जिसके दो हिस्से हैं। तलाक एहसन, जिसमें एक बार तलाक अनाउंस किया जा सकता है, फिर उसके बाद 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है जिसे इद्दत कहा जाता है। फिर तलाक हसन है, जिसमें तलाक का 3 महीने तक लगातार एक बार अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसके बाद एक इद्दत पीरियड होता है, जिसके बाद डिवोर्स होता है। फिर इसमें तलाक बिद्दत है, जिसमें एक ही बार में इंस्टेंटेनियस 3 टाइम्स बोल के तलाक दिया जाता है, जिसमें एक इद्दत पीरियड को फॉलो किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तलाक सुन्नत के बारे में कुरान में लिखा गया है, बट तलाक बिद्दत का कहीं भी कुरान में जिक्र नहीं है। फिर मैं आना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज पर, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला केस लॉ है शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस सीख करने का हक है इद्दत पीरियड के बाद भी, और मेंटेनेंस का प्रोविज़न सीआरपीसी के 125 के साथ मैच करना चाहिए। ये शाह बानो जजमेंट में क्लियरली कहा गया था, जिससे मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस का हक दिया गया था। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में कितना गलत कर बैठती है आज हम समझते हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट लाया 1986 में, जिसमें मुस्लिम मर्दों को लायबिलिटी दी, जिसमें मुस्लिम मर्दों को कहा गया कि उन्हें मेंटेनेंस देने का अधिकार सिर्फ इद्दत के समय तक ही है, और उसके बाद अगर एक औरत मेंटेन नहीं कर सकती अपने आप को तो वो स्टेट वक्फ बोर्ड के पास जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या अपने रिलेटिव्स के पास जाए। मतलब एक विधवा औरत को एक डिवोर्स औरत को किस तरह से एक मझदार में एक मुसीबत में छोड़ दिया था हमारी इसी कांग्रेस की सरकार ने, जो आज अपने आप को बहुत बड़ी सेकुलर क्लेम करती है। फिर बात आता है डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं करता,
लेकिन प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस को बैलेंस किया जाना चाहिए इद्दत पीरियड के बाद भी, और इसे सीआरपीसी के 125 के साथ लेके चलना चाहिए। तब जाके मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस का एक अच्छा और एक फेयर अधिकार मिला, जिसे फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट भी कहा जाता है। फिर बात आती है शबाना हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें मुस्लिम समाज को अडॉप्शन का हक दिया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, और ये क्लियरली कहा गया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रोविज़न है वो पर्सनल लॉज को वायलेट नहीं करते, और एक इंडिविजुअल फ्री होता है या तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत फॉलो करे या अपने पर्सनल लॉज फॉलो करे। एक इंडिविजुअल पूरी तरह फ्री होता है अपनी सिस्टम फॉलो करने के लिए। फिर बात आ जाती है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक या जो तलाक बिद्दत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसी इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया था अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 2019 के तहत। तो मतलब ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बार जो पर्सनल लॉज में डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है या जो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट की है, और बार बार ये संदेशा दिया है या बार बार ये बताने की इनडायरेक्टली या डायरेक्ट वे में कोशिश की है कि हमारे देश को बार बार अमेंडमेंट की जगह एक अच्छे यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत की तरफ जाना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी अंदेशा है। फिर बात करते हैं पारसी पर्सनल लॉ के बारे में, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक पारसी मर्द एक नॉन पारसी औरत से मैरी करेगा तो उनके बच्चे तो पारसी होंगे, लेकिन अगर एक पारसी औरत नॉन पारसी मर्द से शादी करती है तो उनके बच्चों को पारसी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मतलब ये कितना ज़्यादा पेट्रियार्कल सिस्टम है, ये कितनी ज़्यादा पेट्रियार्की की तरफ आगे बढ़ाता है कि अगर औरत दूसरे धर्म में शादी कर रही है तो उनके बच्चों को धर्म वाले उनके बच्चों को पारसी धर्म में जगह नहीं मिलेगी, और अगर मर्द कर रहे हैं तो उनके बच्चों को जगह मिलेगी। तो ये काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेटरी और पेट्रियार्कल सिस्टम पारसी पर्सनल लॉज में भी हमने देखा है। और इसका इम्पॉर्टेंट एक्ट है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। फिर बात करते हैं हिंदुओं की, तो हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हिंदुओं में आज के डेट में कोई पर्सनल लॉ का सिस्टम नहीं है, और उनके ऑलमोस्ट सारे लॉ कोडिफाई हो चुके हैं हिंदू कोड बिल के तहत, जिसमें कंसिस्ट होते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन। अब इसके इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो है उन पर बात करते हैं। इम्पोर्टेंट एक्ट हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब लास्ट क्रिश्चियन समाज की तरफ आते हैं। तो क्रिश्चियंस में भी काफ़ी हद तक ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हटाई गई हैं, और काफ़ी हद तक क्रिश्चियन समाज भी यूनिफॉर्मिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो पहली बात है क्रिश्चियन एक्ट्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें, किन किन एक्ट के तहत इनका सिस्टम गवर्न होता है। तो सबसे पहले क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट 1869। ये 4 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनके तहत क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ होता है। अब इनमें किस किस तरह से सुधार आए हैं ये मैं आपको डायरेक्टली केस लॉज के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ है मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी क्रिश्चियन पर ट्रैवल। फिर हम लास्ट चीज़ पर बात करते हैं क्रिश्चियन सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज। तो क्रिश्चियंस में काफ़ी हद तक कोडिफाई हो चुका है, डिफरेंट एक्ट्स में रिफॉर्म आ चुका है। अब इनके केसेस पर हम चर्चा करते हैं। मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर फैसला दिया था कि हर हिंदुस्तानी क्रिश्चियन पर
ट्रावलकोट या कोचिन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर जॉन वेलामोतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हर हिंदुस्तानी के पास राइट है डोनेट करने का प्रॉपर्टी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास, और सेक्शन 118 इंडियन सक्सेशन एक्ट का स्क्रैप कर दिया गया था। फिर लास्ट में प्रगति वर्गीस वर्सेस साइरिल जॉर्ज, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि सेक्शन 10 के उस पार्ट को स्क्रैप किया जाए जो औरतों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है डिवोर्स के मामले में, और उन्हें अडल्ट्री की सेम ग्राउंड दिया गया था दोनों औरतों और मर्दों को। तो ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी फैमिली लॉ सिस्टम के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। होपफुली आपको सुनने में अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।